ईटीवी भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद अब्बास नूरदाग, जो कि एक नेशनल सीनियर कोच हैं आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ईटीवी भारत और रिंचन जी, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ अपने स्टूडियो में बुलाया और ये इंटरव्यू का मौका दिया। जी। उससे पहले मैं आपको कांग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी। आप हाल ही में इंडिया की टीम को आपने लीड किया है एशियन विंटर गेम्स में, राइट सर? सो और लद्दाख से आप फर्स्ट कोच रहे हैं जिन्होंने एक पैन इंडिया के टीम को लीड किया है और इंडिया के फर्स्ट यूएसए हॉकी सर्टिफाइड लेवल 4 कोच भी आप रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी सर कि आपका जर्नी जो है वो कैसे रहा और आपने एज़ अ प्लेयर और एज़ अ कोच कब शुरू किया सर? जी। वेल, अगर मैं अपना जर्नी बता दूँ तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा बचपन से ही इसी स्पोर्ट्स में रुचि रहा है। और ये जो जर्नी जो है, मैं ब्रीफ में बताऊँ तो लद्दाख में ही शुरू हुआ था स्कूल टाइम पे। तो हमने यहाँ पे लद्दाख में आइस हॉकी खेलना शुरू करा। शुरू में साथ-साथ हम आइस स्पीड स्केटिंग भी फ़न तौर पे खेलते थे। तो उस टाइम जो है यहाँ पे बच्चों के लिए कोई स्कोप नहीं था लद्दाख में। अब मैं ये 2000 से पहले की बात कर रहा हूँ, 1985 से के बाद। तो तब तो हमारे पास लद्दाख में सिर्फ 2 टीम्स होते थे। शुरू-शुरू में हम बचपन में ये देखते थे कि एक सिविलियन टीम और एक आर्मी टीम का आइस हॉकी टीम, जो उन दोनों में ही खेला जाता था लद्दाख के करज़ोइंग पौंड में। तो हम लोग तो सिर्फ बच्चों को सिर्फ देखने को ही मिलता था, ना कोच थे, ना कोई सिखाने वाला था, ना कोई कैंप होता था, ना इक्विपमेंट थे। तो हमने सेल्फ स्टार्ट किया अपने आप से, सीखा अपने सीनियर्स को देख के। तो इसी तरह मेरा ये जो आइस स्पीड स्केटिंग का और हॉकी का जर्नी करजू सिंह से ही शुरू हुआ है। सर, जब आप लोग खेलते हैं, जब 80s की बात कर रहे हैं आप, तो कैसे-कैसे चैलेंजेस हुआ करते थे इक्विपमेंट्स को लेके या गियर को लेके या रिंग को लेके और अदरवाइज़ ऑल्सो कैसे-कैसे चैलेंजेस होते थे? अब जाके क्या सिचुएशन है? क्या इम्प्रूवमेंट्स और चेंजेस आए हैं ऐसा? जी, अगर मैं तब का बताऊँ तो जैसे हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट थे नहीं, इवन सीनियर के पास भी नहीं थे। वो जैसे पेड़ के झाड़ियों को काट के स्टिक बनाते थे, और आर्मी के जो जंगी बूट होते हैं उस पे फिगर स्केट का कील से ठोक के बना के स्केट बना के तब वो टूर्नामेंट खेलते थे। एक डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, एक आर्मी टूर्नामेंट होते थे। हम बच्चों के पास वो कुछ भी नहीं होते थे। हम तो सिर्फ वही अपना हैंडमेड, जो कि एक आर्मी का जो एक एमुनिशन बॉक्स, वो जो कंडम होता था, फेंकते थे वो लोग, उसको ला के स्केट बना के अपने शूज़ पे अटैच करके हम उस पे दौड़ते थे। उस तरह हम अपना शौक पूरा करते थे। तो चैलेंजेस तो इक्विपमेंट का था, और साथ में वैसे आइस हमारे यहाँ लद्दाख में भगवान का दिया हुआ कहे नेचुरल आइस हर जगह मिलता है। हर पॉन्ड, हर लेक, हर रिवर जम जाता है, तो आइस अवेलेबल होता था। तो चैलेंजेस तो वही है। सबसे पहले कोच, तब का कोई कोच नहीं था। इक्विपमेंट उसके बारे में, और साथ-साथ जो है रूल रेगुलेशन का इतना नहीं मालूम था। तो हम उसी तरह, बट इतना पैशन होते थे लद्दाख के, सिर्फ खेलने वालों के ऊपर नहीं, जबकि पूरे लद्दाख के अवाम में, पूरे लद्दाख के जो पब्लिक है, वो जब वहाँ पे फाइनल होता था तो पूरा भर के, पूरा मतलब 70 साल, 80 साल, 60 साल के हमारे जो बुजुर्ग है, सिर्फ आदमी नहीं, औरतें भी, तो वो भी देखने के लिए आते। तो इतने पैशन से ये खेला जाता था तब। चैलेंजेस तो तब इतना मालूम नहीं होता था कि वही फैसिलिटीज़ हम समझते थे यही बहुत बड़ी है। चैलेंजेस बाद में पता चला जब हमें एक्सपोज़र मिला बाहर जाके कि हम किस लेवल पे खेलते थे और हम कैसे खेलते थे। जी। तो सर, जब हम प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं लद्दाख में, तो जब भी हमारे जो प्लेयर्स जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, तब आर्टिफिशियल आइस पे खेलते हैं। जब हमारे प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हैं लद्दाख में तो नेचुरल आइस में प्रैक्टिस करते हैं। तो प्लेयर्स के लिए ये कितना चैलेंजिंग रहता है जब वो नेशनल और इंटरनेशनल में जाके आर्टिफिशियल आइस पे खेलते हैं सर? जी, जैसे मैं अगर बताऊँ आर्टिफ़िशियल और नेचुरल आइस का डिफ़रेंस बताऊँ, तो नेचुरल आइस जो पौंड में जमते हैं या लेक पे जमते हैं, वो हार्ड आइस होता है, क्योंकि वो नेचुरली धीरे-धीरे जम जाता है, लेयर बाय लेयर। लेकिन जो एक आर्टिफ़िशियल आइस होता है, वो एक इंडोर स्टेडियम में बनाते हैं। जैसे हम पानी डाल के फिर उसके बाद एक
ज़ैम्बोनी मशीन करके होते हैं, जो उसको उसके ऊपर लेयर पे लेयर डाल के सरफेस रीसरफेस करके आइस को जमाते हैं और उसके अंदर जो है पूरा फ्रीज़र लगा हुआ होता है, तो वो टेम्परेचर कंट्रोल करके वो लोग एक सॉफ्ट आइस बनाते हैं। तो हमारे बच्चे या जब अभी बाहर इंटरनेशनल खेलने जाते हैं तो उनको थोड़ा-सा उस पे यूज़्ड टू होने के लिए या मैं कहूँ एक्लिमेटाइज़ होने के लिए टाइम लगता है, बट वो जल्दी एडॉप्ट करते हैं। तो उसमें अभी हम लोग काम कर रहे हैं और अगर यहाँ पे भी जैसे लद्दाख में अगर हमारा आइस रिंक बनेगा, तो वो उससे बहुत फ़ायदा होगा। जब हम बात करते हैं लद्दाख के बारे में सर, तो हमारी जो आइस हॉकी टीम है वुमेन और मेन दोनों ज़्यादातर जो है लद्दाख से हैं, टीम के मेंबर्स जो हैं। जब वो नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस कैसे रहता है? और हमारे जो प्लेयर्स हैं, लद्दाख ने कब से नेशनल और इंटरनेशनल जो गेम्स में है, उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया ऐसा? जी, अगर मैं शुरू की बात बताऊँ तो लद्दाख में पहले जैसे मैंने कहा जो सीनियर टीम्स हैं वो सिर्फ़ नेशनल खेलने जाते थे गुलमर्ग और शिमला, और 3 टीम ही होते थे, शिमला का एक टीम, आर्मी का एक टीम और लद्दाख का एक टीम। तो इन्हीं तीनों में ही कॉम्पिटिशन होता था। तो उसमें से मैंने भी जैसे प्लेयर एज़ ए नेशनल अपना स्टेट लद्दाख को रिप्रेज़ेंट करके नेशनल खेल चुका हूँ गुलमर्ग और शिमला में भी। तो लेकिन बाद में जैसे ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे लद्दाख में कोई कोच नहीं है, बच्चों का सिखाने का कोई स्कोप नहीं है, कोई था भी नहीं। तो वॉलंटरी मैंने आइस स्केटिंग गिव अप करके कोचिंग के लिए मैं फ़िनलैंड गया, वहाँ पे मैंने कोचिंग हासिल करी, तो वहाँ से सर्टिफ़िकेशन लाया। तो काफ़ी वहाँ पे कल्चरल शॉक हुआ क्योंकि पहली बार मुझे इक्विपमेंट क्या होता है वहाँ मालूम पड़ा, रूल्स क्या होते हैं, कितने लेवल की स्टेज से शुरू करना होता है बच्चों को, वो सारा मालूम पड़ा। तो अ, वहीं से शुरू हुआ, तो वापस आने के बाद लद्दाख में मैंने अनाउंस करके बच्चों का कैंप स्टार्ट करा, तो धीरे-धीरे उनको मैंने सिखाया, तो धीरे-धीरे टाइम होते मैंने यूज़्ड इक्विपमेंट बाहर से मँगवाए, आईएचएफ ने हमें कुछ डोनेट किया था, वो डिस्ट्रीब्यूट हुए, और प्राइवेटली पर्सनल कोच पहली बार मैंने फॉरेन कोच लद्दाख में अपने जानने वाले दोस्त उनको बुलाया, यूज़्ड इक्विपमेंट लाए, बच्चों को दिलाया, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग शुरू करी। फर्स्ट बैच का जो टीम है वो अभी इंडियन नेशनल टीम, वुमेन टीम, मेन टीम्स में खेल रहे हैं, काफ़ी साल खेल चुके हैं और बहुत सारे तो कोच बने हैं। तो उस टाइम जो है मैंने एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट किया था। ये अमेरिकन कोच के साथ मिलके यहाँ पे हमने एक छोटा-सा वर्कशॉप रखा, उसके साथ फिर वो चले गए, फिर हमने आइंदा मतलब आगे भी कंटिन्यू करा। फिर मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट करा कि अगर हम एक कल्चरल प्रोग्राम अरेंज करें अमेरिकन और लद्दाख में, क्योंकि हमारे बच्चों को ट्रेनिंग तो हमने 3-4 साल करे हैं, बट एक्सपोज़र टूर नहीं मिल रहा था और इतना फंड्स नहीं थे या गवर्नमेंट की तरफ से कि इस तरह की टीम भेजे, और हमारा लेवल वो नहीं था। तो फिर मैंने उनसे मिल के एक कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट करा। उन्होंने हमें अमेरिका के लिए बुलाया और हमें यहाँ से टीम लेके गए, लद्दाख के बच्चे-बच्चियाँ दोनों जो मेरे स्टूडेंट थे। तो वहाँ पे हमने एक 10 दिन का कैंप लिया, फिर हमें काफ़ी इक्विपमेंट मिले, वापस आए। तो वहाँ से हमने पहला इंटरनेशनल मैं कहूँ एक अनऑफ़िशियल है बट एक एक्सपोज़र ट्रेनिंग के लिए यूएसए से हमने स्टार्ट करा था। फिर उसके बाद जो है आईएचएफ कैंप थाईलैंड में हुआ, वहाँ मैं लेके गए। फिर उसके बाद फ़िनलैंड में भी एक हमारा मेरे साथ जब मैं कोचिंग करने गए थे, तो एक लड़का स्टेंजिन को मैं लेके गया था लद्दाख से। तो उसके बाद जो है जैसे हमारा आईएचएफ डेवलपमेंट कैंप एशियन लेवल पे होता था, वहाँ पे हम गए। फिर चाइना गए, वहाँ पे भी आईएचएफ डेवलपमेंट कैंप था। साथ में एक हांगकांग इंटरनेशनल कप हुआ जिसमें हमारे बच्चों ने भाग लिया इंडिया को रिप्रेज़ेंट करके, और उसमें हमने पहली बार आइस हॉकी के लिए एक वो उस चैंपियनशिप में हमने कप जीता। तो ये एक हांगकांग कप जो हमारे पास अभी है लद्दाख में, वो पहला और अकेला एक इंटरनेशनल कप है जो अभी तक हमने जीते हैं। फिर उसके साथ-साथ जो है हमारा जो शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग है, उनको भी ये इंटरनेशनल एक्सपोज़र के लिए हम पहली बार 2003 में मैं उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जो 2 लड़की लद्दाखी थे, रिंचन और सोनम, उनको लेके मैं रोमानिया गया था। वहाँ पे भी पहली बार थे, इक्विपमेंट प्रॉपर था नहीं, लेकिन भाग लेना बहुत बड़ी बात है, वर्ल्ड स्टेज पे इतना बड़ा एक्सपोज़र मिला। फिर उसके बाद आने के बाद अगले साल में हमने 2 यही लड़का जो स्पीड स्केटिंग में ताइवान लेके गए एशियन चैंपियनशिप के लिए भी। तो वो पहला इंडिया से पहला हमारा एक बाहर एक्सपोज़र, इंडिया रिप्रेज़ेंट करके एक एक्सपोज़र था। उसके बाद तो नेशनल तो हम काफ़ी दिल्ली में, गुलमर्ग में, शिमला में और लेह में खेलते रहते थे। तो वापस फिर से आपके पर्सनल अचीवमेंट्स पे हम वापस आते हैं सर।
सो आपने भी काफ़ी सारे गेम्स में पार्टिसिपेट किया है और उसमें एक्सेल भी किया है। कहाँ-कहाँ और कैसे-कैसे गेम्स में आपने पार्टिसिपेट किया है? आपने कैसे एक्सेल किया है? जी। तो मैं अपना पर्सनली एज़ ए स्पोर्ट्समैन बताऊँ तो जब हम लद्दाख में थे हम लोग क्रिकेट, फुटबॉल के तो काफ़ी शौकीन थे। यहाँ पे हमारा एक पोलो ग्राउंड एक बहुत ही फ़ेमस ग्राउंड था जिसमें हर कुछ सब कुछ हर स्पोर्ट्स कल्चर सब कुछ वहाँ पे अरेंज होते थे, ऑर्गेनाइज़ होते थे। तो हम लोग अपने एक छोटे से क्लब दोस्तों के साथ पोलो ग्राउंड गए। वहाँ पे हमने सुना कि एक आर्चरी का नेशनल कोच आया है जो एक सिलेक्शन कर रहे हैं लद्दाख से भी एक मिशन ओलंपिक उनका एक स्कीम है एसएजी का स्पेशल एरिया गेम्स का। तो उसमें हमने ऐसे ही मज़े-मज़े में ऐसे ही मज़ाक-मज़ाक में पोलो ग्राउंड गए दोस्तों के साथ। तो आर्चरी में 200 बच्चे पूरे स्कूलों से लेके आए थे तो उसमें हमने भाग लिया। तो लकीली उस ट्रायल में जो है वो लोग 2 दिन का ट्रायल था। पहले दिन जो है 100 200 में से 100 फिर 50 उन्होंने सिलेक्शन किया। फिर अगले दिन जो है वो फिर 50 के बाद जो है टॉप 6 उन्होंने सेलेक्ट किया जिसमें मेरा नाम लकीली बोलो फॉर्च्यूनेटली था क्योंकि मैंने ये आर्चरी ज़िंदगी में कभी खेला नहीं था। और मैंने इसके लिए मेरे फादर जो लेट फादर हैं हमारे उनसे एक एडवाइस लिया था कि मैं क्या करूं क्योंकि ड्यूरिंग ट्रायल मेरा तो एरो जो है वो टारगेट पे ही नहीं लगता था, पहुंचता भी नहीं था, फिर भी मैं सिलेक्ट हुआ। ये क्यों हो रहा है? तो उन्होंने एक एडवाइस दिया, देखो तुम्हारा वो एक फॉर्म देख रहा है, एक स्ट्रक्चर देख रहा है जो तुमको कंटिन्यू करना है, उसी बेस पे सिलेक्शन होगा तो कंटिन्यू वही करो। तो उनका वो एक टिप्स था, वो मैंने फॉलो किया और मैं सिलेक्ट हुआ। फिर उन दौरान मेरा 12th पास हुआ और मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग में मेरा शौक था तो इंजीनियर में भी सिलेक्शन आरईसी में हो रहा था। तो साथ साथ ये ऑफ़र मिला, डीसी ऑफिस में आया था एक लेटर कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 6 बच्चों को सिलेक्ट किया है, उनको भेजना है वहाँ मिशन ओलंपिक में। तो मुझे कन्फ्यूज़न हुआ, मैं डर रहा था फादर से बोलने के लिए बट उन्होंने बहुत डाँटा। तो खेल पे इतना रुचि नहीं देते थे तब। मालूम नहीं था स्पोर्ट्स मेंटालिटी या कल्चर नहीं थे तो उनको सिर्फ पढ़ाई पे ही होता था। तो मैं 2-3 दिन रोया, फिर तीसरे दिन माँ की वजह से उनको कन्विंस करा और मैं स्पोर्ट्स में चला गया। दिल्ली पहुंचा, वहाँ पे हमारा ट्रेनिंग हुआ। विदिन 3 महीने में मैं नेशनल में मैं सिल्वर मेडल जीता आर्चरी में फरीदाबाद में। फिर उसके बाद जो है अगले बार फिर हमारा कोलकाता में हुआ एक सॉल्ट लेक स्टेडियम में नेशनल चैंपियनशिप, वहाँ पे भी मेडल जीता। फिर उसके बाद मेरा शोल्डर इंजरी की वजह से शूटिंग करा मैंने। शूटिंग में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डीजी ने मुझे कहा तुम में टैलेंट है और तुम इसको कंटिन्यू करो, शूटिंग ट्राई करो। तो फर्स्ट टाइम एसएआई का साई का शूटिंग टीम बना। उसमें विदिन 3 महीने में मैंने ऑल इंडिया गुजरात में अहमदाबाद में खेला जिसमें मेरा गोल्ड मेडल था और नेशनल रिकॉर्ड था, ऑल इंडिया रिकॉर्ड बना। जूनियर में मेडल मिले, 5-6 मेडल मिले। फिर कंटिन्यू करते हर नेशनल, सीनियर नेशनल, नेशनल गेम्स बॉम्बे और नेशनल चैम्पियनशिप मद्रास, चेन्नई, इंडिया के हर स्टेट में जहाँ भी नेशनल हुआ वहाँ मैंने खेला और मेडल जीता। तो ये मेरा जैसे आर्चरी आप बोलिए, शूटिंग बोलिए, उसके अलावा मैं क्रिकेट भी अमेरिका में खेलता था और वो डिवीज़न 1 में, जबकि वो रणजी ट्रॉफ़ी का लेवल होता था, वो भी मैं खेलता था वहाँ। तो जब हम बात करते हैं सर स्पोर्ट्स कोटा के बारे में, स्पोर्ट्स कोटा होना कितना ज़रूरी है एक प्लेयर के लिए? क्योंकि अगर स्पोर्ट्स कोटा नहीं होता है तो कोई भी प्लेयर्स जो है इसको फुल टाइम एज़ अ प्रोफ़ेशन नहीं लेते हैं। तो आपको क्या लगता है एज़ अ कोच स्पोर्ट्स कोटा होना कितना ज़रूरी है ऐसा? जॉब रिजर्वेशन बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि क्या है, एक स्पोर्ट्समैन अपना जो एक पीक टाइम होता है जिसमें उनको करियर बनाना होता है कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद या उससे पहले, उस टाइम वो स्पोर्ट्स में ज़्यादातर ध्यान देते हैं तो पढ़ाई में थोड़ा लैक रहता है, वो पीछे रहता है और उसमें डिस्टिंक्शन या इतने अच्छे स्टूडेंट नहीं बनते हैं। बट ये मतलब उसकी वजह से है, नहीं तो एज ए स्पोर्ट्समैन और एक जो नॉन स्पोर्ट्समैन बच्चे में अगर उसका जो एक क्षमता देखे तो स्पोर्ट्समैन बच्चे में ज़्यादा वो इंटेलिजेंट होता है वो, क्योंकि उसका मेंटेलिटी, उसका जो स्पोर्ट्स की वजह से जो उसको एक फेलियर और सक्सेस का एक मालूम होता है, सेटबैक को हैंडल कैसे करना है, चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना, हार्ड वर्क कैसे करना, वो सीखता है। तो एक स्पोर्ट्समैन वर्सेस नॉन स्पोर्ट्समैन बच्चे में कंपेयर करें तो स्पोर्ट्समैन बच्चा ज़्यादा इन फ्यूचर किसी भी काम में, किसी भी फील्ड में, किसी भी डिपार्टमेंट में उसको रिक्रूट करे, उसका परफॉर्मेंस उस कंपनी, उस डिपार्टमेंट के लिए अच्छा रहेगा, वो निकलेगा। क्योंकि वो उसको पता है कि हार्ड वर्क कैसे करना है, डेडिकेटेड कैसे रहना है, सबसे पहले डिसिप्लिन कैसे रहना है। एक स्पोर्ट्स में भी हर काम में एक वर्क एथिक होता है, वो उसको पता होता है। तो वो सिखाने की ज़रूरत नहीं है ऑफिस वालों को, डिपार्टमेंट वालों को। तो उसको उसकी वजह से उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं उनको
ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, स्पोर्ट्स रिजर्वेशन देना चाहिए, कोटा मिलना चाहिए। और जो है जिस तरह जब हम लोग साई में होता था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, हमें भी तब कुछ जो एनजीओज है, आई मीन लाइक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जो कंपनीज है, जैसे हम एयर इंडिया का है, ओएनजीसी का है, और सर्विसेज में आर्मी का है, आईटीबीपी का है, सीआईएसएफ का है, वो हमें करते थे। और जो टॉप लेवल जो नेशनल में मेडलिस्ट है, उनको एक जॉब ऑफर करते थे, और उनको उनके डिपार्टमेंट की तरफ से ही नेशनल लेवल में, नेशनल चैम्पियनशिप में खेलना होता था। वो अभी भी चल तो रहा है, लेकिन वो एक लिमिटेड है, एक सिर्फ इलीट बच्चों के लिए है, इलीट स्पोर्ट्समैन के लिए। वो मैं सोचता हूँ कि जो भी नेशनल लेवल पे जो अगर बच्चे पार्टिसिपेशन भी करता है, उसका कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कहीं पे भी जॉब ओपनिंग्स होता है, कि ये देखा जाए कि इसमें से नेशनल लेवल का तो कोई नहीं है, या इवन जोनल लेवल का भी एक स्पोर्ट्समैन बच्चा होगा, उतने साल मेहनत करने के बाद उनको भी एक कोटा मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये समझता हूँ जी। जब हम लद्दाख में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं सर, तो ये जो हमारा एनडीएस जो आइस हॉकी रिंक है, इस साल से जो है वो थ्रू आउट द ईयर प्रैक्टिस चलेगा, और वो आर्टिफिशियल आइस हॉकी रिंक बनने जा रहा है। सो इससे हमारे प्लेयर्स को, स्पेशली आइस हॉकी प्लेयर्स या स्पीड स्केटर्स या आइस स्केटिंग वालों को कितना फ़ायदा होगा सर इससे? जी, ये तो सबसे पहले पूरे लद्दाखियों को, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, यूटी लद्दाख को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि फाइनली 10 साल उस स्टेडियम को ऐसे ही फेंक के रखा था, वो फाइनली अब पूरा होने जा रहा है। तो वो एक आर्टिफिशियल आइस रिंक बनने जा रहा है। तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें ये पूरा दिन और इवन नाइट टाइम में भी हमें ये टाइम मिलेगा कि आप कभी भी जाके अपना ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। और इसमें जितने भी बाकी आइस डिसिप्लिन्स है, जैसे आइस हॉकी तो है ही है, उसके बाद जो है स्पीड स्केटिंग का शॉर्ट ट्रैक है, फिर उसके बाद फिगर स्केटिंग है, फिर कर्लिंग है, इन सब को, ये सारा एक ओलंपिक और एशियन गेम्स स्पोर्ट्स है। तो इनको वहाँ प्रैक्टिस एक इक्वली अमाउंट, एक टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके, बराबर टाइम 2-2 घंटा अगर सबको देना है, 2-2 घंटा सबको दे के, या 3-3 घंटा दे के, उनको ये एक फंक्शनली इसको बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से चलाना चाहिए। तभी इसमें से फ़ायदा मिलेगा, ना कि एक ही स्पोर्ट्स को ध्यान दे के फुल टाइम उसी को दे, और बाकियों को उसमें कोई मतलब एक सेकेंडरी उसको ट्रीट करके प्रायोरिटी ना दे के करे, तो फिर उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसको बनने के बाद चलाता कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन चलाता है, कैसे चलाता है, मेंटेनेंस कैसे रखता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने ये देखा है अपने लाइफ में, इससे पहले देहरादून में एक फुल साइज एनएचएल रिंग बना था। देहरादून का वो रिंग इंटरनेशनल लेवल का था। तो पहली बार आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मुझे अमेरिका से बुलाया, यहाँ पे हम लोग सब मिल के यहाँ पे एक सेफ गेम करा था। तो वो रिंग जो है अभी 2 साल के बाद बंद होगा, क्योंकि उसका ऑपरेशन सही से नहीं हुआ, उसका इलेक्ट्रिकल बिल बहुत आ रहा था, तो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा था, नॉलेज नहीं था जो वहाँ के जो ऑपरेटर्स थे, जैसे जाम्बुनी ऑपरेटर होते हैं, या जैसे वो जो चिलर फ्रीज़र है, उनको कैसे ऑपरेट करें। तो मेरा ये सजेशन है कि जितने भी यहाँ के जो मतलब जो ऑपरेट करेंगे, या गवर्नमेंट जो यूथ सर्विस करेंगे, या जो भी है, पहले उनको बाहर की कंट्री में एक एक्सपोजर टूर और सीखने के लिए भेजना पड़ेगा, या वहाँ से एक्सपर्ट लाके लद्दाख में ही सिखाना पड़ेगा। तभी इसको और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की तरह इसको किस तरह हम बैलेंस करके इसको चला सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देहरादून की तरह 2-5 साल में ये भी शट डाउन हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको अच्छी तरह चलाएंगे, क्योंकि लद्दाख में बहुत पैशन है, हर लोग इन्वॉल्व है। हमारा जो आइस का गेम है वो बहुत पॉपुलर है जी। सर, तो लास्ट ईयर से जो है खेलो इंडिया का एडिशन भी है, जो है लद्दाख में शुरू हुआ है, और इस साल जो है उसका सेकंड एडिशन हुआ है। सो ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलना हमारे प्लेयर्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? एज अ कोच आप क्या सोचते हैं इसके बारे में सर? जी, सबसे पहले तो ये बहुत खुशी की बात है कि खेलो इंडिया हमें ये यूटी लद्दाख को यूटी मिलने के बाद मिला। एक नेशनल लेवल का एक इवेंट है, और जो है ये एक जिस तरह एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स होता था, ये भी एक नेशनल गेम्स है, विंटर गेम्स। तो जिसका जो आधा भाग जो है वो स्नो इवेंट जो है वो गुलमर्ग में खेला जा रहा है। तो उनको पहले तो सारा ये पूरा गेम्स ही 2-3 साल से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितने भी थे,
एडिशन वो गुलमर्ग में होता था। तो हम लोग लद्दाख से मैं अपना फर्स्ट टाइम जब बच्चों को मैंने कोचिंग अभी रिसेंटली स्टार्ट करने के बाद 2021 में मैं गुलमर्ग गया, वहाँ पे हमने पार्टिसिपेट करे, कुछ मेडल नहीं मिला। नेक्स्ट ईयर गए, 2 मेडल मिले। तो लेकिन वहाँ का मैंने ऑर्गेनाइज देखा तो वहाँ पे बहुत सारे चीज़ों में काफ़ी ऑर्गेनाइज में कमी थी, और बच्चों का रहने का, खाने का और ट्रांसपोर्टेशन का भी काफ़ी, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर जो गेम्स का जो है प्लेयर्स पार्टिसिपेंट्स वहाँ आए, ऑफिशियल्स भी बहुत आते हैं, तो उनका वो ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल होता था। लद्दाख को यूटी बनने के बाद 2019 में पहली बार जो हमारे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे किरण रिजिजू जी, उनका दौरा हुआ लद्दाख में, और हमारे ऑनरेबल सी टैशी साहब ने मुझे उनके साथ एक मीटिंग फिक्स करी ड्रैगन होटल में। तो वहाँ पे मैं उनसे 1-on-1 मिला, लद्दाख के स्पोर्ट्स के बारे में बताया, और हमने वहाँ रिक्वेस्ट भी करी थी कि आइस इवेंट है जो खेलो इंडिया में होता है, वो लद्दाख में अगर आप करवाया जाए तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा एक फ़ायदा होगा। तो उन्होंने उस पे कंसिडर करा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे दूसरे मिनिस्टर हमारे अनुराग जी आए थे, तो उनको भी काफ़ी हमारे सी साहब ने भी रिक्वेस्ट करा था इसके बारे में। तो मैं पर्सनली एलजी साहब के पास भी गया था, माथुर साहब थे तब, उनसे भी मुलाकात हुई, तो वहाँ पे भी मैंने उनको डिस्कस किया। हमने तब के सेक्रेटरी स्पोर्ट्स रविंदर जी, उनके पास तो मैं बार-बार जाके यही बोलता था कि इसको आप लद्दाख में लेने के लिए आप रिकमेंड करिए। तो वो सारा जो है, और उसके साथ-साथ मैं स्पोर्ट्स पॉलिसी को बहुत ज़ोर देता था तब रविंदर सर से। तो उसके हिसाब से फिर हमें ये बहुत ही अच्छा एक न्यूज़ मिला 2 साल पहले कि लद्दाख में जो आइस इवेंट जो यहाँ हो रहा था, और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पहली बार लद्दाख में नेशनल लेवल के इतने स्टेट से आने वाले इतने बच्चे जो है, हमें ये मौका मिला था। तो उसमें सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और जो रविंदर जी जो उनका बहुत ही बड़ा योगदान मैं समझता हूँ उसको सफल बनाने में, क्योंकि उन्होंने पर्सनली बहुत ही दिल से हर डिपार्टमेंट को बुला के और उनके सहयोग से ये खेलो इंडिया 2004 को बहुत ही बड़ा एक ग्रैंड लेवल पे सक्सेसफुल किया, जिसका रिव्यू मुझे एज ए आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया में जो एसोसिएशंस के मीटिंग होते हैं वहाँ के, उसमें मुझे मालूम पड़ता था कि एसोसिएशंस ने की बहुत तारीफ़ करा कि लद्दाख का ये जो आपने इस बार 2004 में करा, वो एक वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन था, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर आइस भी थे यहाँ पे, प्रॉपर एक आइस रिंक साथ में, उसके सामने हमने, अगर ख़ासकर मैं इसका स्पीड स्केटिंग का बताऊँ तो हमने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हमारे जो सेफ्टी मेट होता है जो बाहर के रिंग के बोर्ड के सामने लगता है, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट वो सबसे पहले देखा जाता है। और ये इसके बारे में इंटरनेशनल स्केटिंग यूनियन को भी इसका जो क्लिप्स गया और उन्होंने भी देखा, तो उन्होंने काफ़ी तारीफ़ करी इसकी कि आपने बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसको कंडक्ट किया हुआ है। और जो है, जो अगर हम रिव्यू आप लोगों ने भी कवर किया होगा, मीडिया ने भी, कि जितने भी बच्चे हैं वहाँ पार्टिसिपेंट हैं, डिस्पाइट यहाँ का हाई एल्टीट्यूड, कोल्ड, सीवियर वेदर, हार्श वेदर में उन्होंने बहुत इंजॉय करा। बहुत उन्होंने मतलब एक आगे भी आने के लिए उन्होंने काफ़ी बोला था। तो इसी तरह हमने लद्दाख ने भी काफ़ी अच्छी तरह परफॉर्मेंस हमने करे, और हमने लद्दाख का नाम नीचे नहीं रखा, टॉप 10 मेडल टैली में लाया, 13 मेडल हमने लाया है, जिसमें 2 गोल्ड मेडल थे। और इसी तरह 2005 का भी है, और वो अब एक ऐसा वो था जब मैं अभी इंडिया की टीम को लेके कोरिया में थे, 1 महीना हमने प्री एशियन गेम्स कोरिया में मैंने एक कैंप करा था। तो उसमें से कुछ प्लेयर ऐसे थे कि वो कह रहे सर मुझे एशियन गेम नहीं जाना है, मगर मुझे लद्दाख में खेलो इंडिया के लिए जाना है। तो इतना उनमें वो था कि मैं तो हैरान हो गया, एशियन गेम्स के साथ ये कंपेयर कर रहा है। तो 2 लड़के ऐसे थे, मैं वो मिस कर रहे थे लद्दाख को और इस एशियन अपना जो खेलो इंडिया को। तो उस लेवल का हमारा ऑर्गेनाइज था। और इस बार भी हमने अपने स्केटर ने, मेरे बच्चों ने, कि लद्दाख का नाम जो है एक फिर से हमने, एक तो हमने ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा किया, ऊपर से उस पे सोने पे सुहागा ये हुआ कि हमारे बच्चों ने एक ऐसा रिजल्ट दिया जिसकी वजह से हम टीम चैंपियन बने और मेडल टैली में हम टॉप पे रहे। तो इसके लिए मैं अपने बच्चों को, लद्दाखियों को, एडमिनिस्ट्रेटर को, यूटी गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस लेवल का ये सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया, और आगे आने वाले विंटर गेम्स में भी हम इसी तरह के अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे। तो सर हाल ही में जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने स्पोर्ट्स पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है वो पब्लिक डोमेन में फीडबैक और सजेशन के लिए दिया है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने भी अभी रिसेंटली ही देखा है 2 दिन पहले कि इस तरह का
स्पोर्ट्स पॉलिसी अनाउंस हुआ है, यूटी गवर्नमेंट ने करा है, तो सबसे पहले तो मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनका कि इतने सालों के बाद मेरा पर्सनली इसमें एक अपना एफर्ट भी मैं कंट्रीब्यूट मैंने करा हुआ है, क्योंकि मैं पिछले जो हमारे एलजी साहब हैं, माथुर साहब के पास मैं यही उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता था कि इस तरह के पॉलिसी बनना ज़रूरी है लद्दाख में स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए। तो साथ-साथ हम लोग रविंदर सर को भी मैं कंटिन्यू फॉलो करता था। उसके साथ जो है हमारे एमपी साहब, जैसे हमारे जमयंग सिंह नामग्याल जी हैं, उनके पास भी मैं काफ़ी रिक्वेस्ट करा, और प्रेज़ेंटली इवन दिल्ली में अभी मुझे मिला अपना प्रेज़ेंट एमपी, उनसे भी मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी कि इसको आप आगे थोड़ा-सा जल्दी करवाइए, ताकि ये स्पोर्ट्स पॉलिसी बनने के बाद बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसमें एक बजट जो बनता है, जैसे स्पोर्ट्स काउंसिल बनेगा उनको मिलेगा, फिर उसको एक स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए यूज़ करा जाएगा। तो साथ-साथ जो है काफ़ी अभी मैंने जो लेटेस्ट इनका फॉर्मेट देखा है, उसमें पूरा रिव्यू तो मैंने नहीं करा है कि मुझे उसमें देखना है अभी लास्ट तक, लेकिन ऊपर-ऊपर से देखा तो इसमें काफ़ी इन्होंने अवार्ड्स रखे हैं, जो कि एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन के लिए जो एक नेशनल लेवल पे गोल्ड लाता है, सिल्वर लाता है, ब्रॉन्ज़ लाता है, उनका अलग-अलग, जिस तरह बाकी स्टेटों में भी काफ़ी इस तरह के प्राइज़ मनी उन्होंने रखे होते हैं। तो उसकी वजह से भी बच्चों को एक एटलीस्ट एक वो मिलता है, एक इनकरेज मिलता है कि एटलीस्ट मैं इससे अपना एक एडवांस लेवल का इक्विपमेंट खरीद सकूं, कुछ ना सही, या जो अभी तक उन्होंने खर्चा किया है पेरेंट्स को, उस पे थोड़ा सा उनको कंपनसेट सा लगे कि मुझे अगर मैंने खर्चा किया तो मुझे वापस मिल रहा है रिटर्न। तो वो एक अच्छा ये इनिशिएटिव है। और उसके साथ साथ जो है मैं ये कहूँगा कि एक स्ट्रक्चर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट पॉलिसी में। जब तक स्ट्रक्चर नहीं होगा, अगर आप जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक स्पोर्ट्स का एक प्रोग्राम ना हो, कोचिंग का प्रोग्राम ना हो, खासकर कोच पे मैं ध्यान दूंगा। जितना अच्छा कोच आपके पास नहीं होगा, जिस तरह एक अच्छा टीचर अच्छा स्टूडेंट को पैदा करता है, इसी तरह एक कोच के ऊपर भी होता है कि कोच प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा कोच हमें यहाँ पे कोच के लिए ट्रेनिंग या एब्रॉड भेज के उनको कोच पैदा करना पड़ेगा या कोच को बनाना पड़ेगा लद्दाख में। नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर अकेला से कुछ नहीं होने वाला है। अगर मैं एक बड़ा एग्जांपल दूं, तो अगर हमारा जम्मू कश्मीर अगर विंटर स्पोर्ट्स में देखे, स्पेशली आइस इवेंट में देखे, एक भी क्वालिफाइड कोच नहीं है, और एक भी स्केटर नेशनल लेवल पे गुलमर्ग में इतना बड़ा आइस रिंग है, तब भी वहाँ से एक स्केटर नहीं आता है। वो इसलिए इसकी वजह से कि स्ट्रक्चर तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन कोच नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। उसी तरह हिमाचल की मैं बात करूँ, हिमाचल में भी इतने सारे आइस है, लद्दाख की तरह है आइस, वहाँ से भी इतना स्पीड स्केटिंग का कोच मतलब एक एक आइस हॉकी में भी एक दो अभी आने लगे हैं वो वहाँ पे, लेकिन स्पीड स्केटिंग में देखा जाए तो नेशनल लेवल पे वो भी इतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जबकि नॉर्थ इंडिया में हमारे पास ही आइस है, एक नेचुरल इतने सालों से चला आ रहा है। तो और दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूसरे स्पोर्ट्स का दूं, तो हमारे जो है यहाँ ट्रैक एंड फील्ड बना हुआ है यहाँ पे स्पितुक में, इतना 4-5 साल हो गया जो उसका जो ट्रैक है उसका कलर भी फेड होने लगा है। लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं सुना कि शॉर्ट ट्रैक इसमें ट्रैक एंड फील्ड में कि हमारा 100 मीटर का स्प्रिंटर कोई स्पोर्ट्स पर्सन एथलीट जो है उन्होंने नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल लिया, या उन्होंने नॉर्थ जोन पे कुछ मेडल हासिल करा। तो ना 100 मीटर, 200, 400 मीटर में मैंने इसमें नहीं सुना। तो वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले से कुछ नहीं होता है, तो इसको अब एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक प्रॉपर तरीके का आपको एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म गोल बनाने पड़ेंगे, लॉन्ग टर्म गोल बनाना पड़ेगा, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना पड़ेंगे, इक्विपमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उसके साथ साथ जो एक स्पोर्ट्स सपोर्टिंग टीम है उन सबको लाना पड़ेगा। तो वो सारा होपफुली इस जो पॉलिसी इन्होंने बनाया उसमें शामिल होंगे। तो और उसको इम्प्लीमेंट कितना करता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये स्पोर्ट्स काउंसिल कितना सक्सेसफुल होता है। नहीं तो जे.एंड.के में भी स्पोर्ट्स काउंसिल इतने सालों से बना हुआ है, हिमाचल में भी बना हुआ है, लेकिन रिजल्ट मुझे इतना नहीं दिख रहा है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसमें अगर कोई स्पोर्ट्स काउंसिल में मेंबर हो या जो भी हो, वो एक डेडिकेटेड एक स्पोर्ट्स पर्सन जिसके पास नॉलेज हो, जो करने वाला हो, उनको मेरे ख्याल से अगर आप शामिल करें, उनको अगर मौका दे काम करने का, तभी ये ऊपर आएगा। नहीं तो फिर वही है जो जैसे बाकी स्टेट में भी, चलो नेशनल में आपको गोल्ड मेडल के लिए 1 लाख मिलता है, सिल्वर को 50,000 मिलता है, ब्रॉन्ज को 25,000 मिलता है। वही वाला सिस्टम एक जिस तरह एक सिस्टम चलता है, जो मैं कहूँगा एक लंगड़े घोड़े की तरह, वैसे ही चलता रहेगा। तो इसको एक रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए इसमें डेडिकेटेडली ऑनेस्टली काम करना पड़ेगा। जी, तो हमारे साथ आज जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।